संभल के महादेव मंदिर में मंगलवार देर शाम भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चामुंडा मंदिर के महंत ने महाआरती का भव्य आयोजन विधिवत रूप से कराया। 40 वर्षों के बाद महाआरती का आयोजन किया गया। इसी के साथ यह खबर भी आई कि आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए मंदिर नहीं आएगी। साथ ही मंदिर से सटे मकान से अवैध निर्माण कार्य भी हटाया जा रहा है। यहां संभल के खग्गूसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर में महाआरती की गई। इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के रास्तों की गलियां छोटी पड़ गई। हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते खचाखच भर गए। जमीन पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। संभल के अलावा अब दूसरे जिलों में भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। छियालीस वर्षों के बाद महाआरती का आयोजन किया गया और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें महाआरती करते हुए। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है। हमारा जो मंदिर बनता है ये 45-40 सालों पे प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। डीएम साहब, एसपी साहब और सीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको लग रहा है कि देखिए मंदिर में कितनी आस्था है। हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर आस्था इतनी पब्लिक यहाँ जमा है। और आज कल बाबा का श्रृंगार हुआ था महाकाल का और आज बजरंगबली का श्रृंगार हुआ है। महाआरती का आयोजन किया गया है। और मंदिर खुलने पर संभल आया रस्तोगी परिवार मुरादाबाद शिफ्ट हो गया था। दंगे में जली थी अनिल रस्तोगी की दुकान। जिस इलाके में मंदिर मिला उसी इलाके में अनिल रस्तोगी भी रहा करते थे। 1978 दंगों में हुई हैवानियत आज भी उनके जहन में। आप लोग कहाँ रहते थे जब ये दंगा? यहाँ रहते थे पीछे। अच्छा, ये इसी मोहल्ले में? इसी मोहल्ले में पीछे रहते थे। ये मकान सब हमारे ही थे, तीनों चारों ताऊ चचाओं के। अच्छा हाँ। तो 1978 में क्या हुआ था उस वक्त? 1978 में दंगा हुआ था। उसमें मेरी दुकान जली थी नखासे में। अच्छा। हाँ, पूरी दुकान जल गई थी। अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ बहुत डर डर के रहते थे। रातों को जागते थे, दिन में सोते थे। फिर 1979 में हम छोड़कर ठेर पे पहुंच गए सोनारो गली में। जब दंगा हुआ तो आप लोगों ने अपना परिवार कैसे बचाया? क्या माहौल था उस वक्त? क्या उस वक्त माहौल तो बहुत गर्म था। दंगा हो रहा था, दुकानें जल रही थी, दंगे हो रहे थे। बस हम घर में चुपचाप पड़े रहे डर की वजह से। अच्छा, कोई फोटो वगैरह कोई है आपके पास दिखाने के लिए जो दुकान नखासे में थी जो जल गई थी? मेरे बच्चे चलते फोटो खींचते रह गए, खिंचवाते रहे। ये दुकान का फोटो है। ये दुकान थी, ताला बाहर से बंद कर दिया। ये यहाँ पर बैठे, यहाँ पर इस तरीके से कि किस तरीके से दुकान जली है। तो ये बताइए, आप अपना घर उसी तरीके से छोड़कर चले गए थे क्या? आप कब गए? नहीं, ताला मार के चले गए हम। फिर यहाँ किराएदार रख दिया था हमने। अच्छा। और पुनीत की आप रिपोर्ट देख रहे थे 1978 में कैसे वो अपना घर खाली कर गए। वो तस्वीरें वो हमको दिखा रहे थे। अब 1978 में बनवारी लाल कैसे मारे गए, बनवारी लाल के पोते की जुबानी आप खुद सुनिए। बनवारी लाल आपके क्या लगते थे? हमारे बाबा लगते थे। बाबा लगते थे। हमारे पिताजी के मामा जी। पिताजी मुरारी लाल जिनकी फल है, मुरारी लाल की फड़ के मुरारी लाल जी के साले लगते थे। यहाँ पर उस दिन 78 में क्या हुआ? किस तरीके से उनकी हत्या की गई? बस बलवा हो गया, शहर में दंगा हो गया। वो लोग यहाँ रुके हुए थे तो यहाँ पे बस अब दंगा हो गया तो लोगों को निकाल के मार दिया। उनकी पत्नी ने बहुत रोका, उनके बच्चों ने बहुत रोका, शहर के लोगों ने बहुत रोका उन्हें कि आप मत जाइए कारखाने नखासे में। लेकिन वो नहीं माने और वो जबरदस्ती, उन्होंने ये लगा कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मेरा रोज का व्यापार का संबंध है, रोज का उठना बैठना है, सबसे मेरी वो है कोई परेशान। तो उन्हें ये भरोसा था, इस भरोसे में यहाँ आ गए। तो यहाँ पे जो हिंदू परिवार रहते थे उन्हें बचा के उन्हें हमारे घर तक छोड़ के आए। हमारे ताऊ जी के 2 मुंशी यहाँ रहते थे। इसमें क्या नाम था जो गौतम था। तो यहाँ पे लगभग कितने हिंदू उस वक्त छुपे हुए थे? किन किन लोगों को, कितने लोगों को लेकर के आए थे अपने साथ छुपाने के लिए, बचाने के लिए? जैसे कि शहर में जितने भी दंगे के बाद बच गए थे गांव के लोग, वो सब शरण लेने के लिए यहाँ आ गए थे। अच्छा। ये सेफ जगह है, इसलिए वो सब ऊपर, उसमें कई लोग मारे गए।
और जो दावे हैं उसको लेकर सरकारी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक संभल में कुल 15 बार दंगे हुए, जिसमें 209 हिंदुओं का कत्ल हुआ, जबकि 4 मुस्लिम शख्स भी मारे गए। इन 15 बार के दंगों के दौरान 73 दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया इस इलाके में। पुनीत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास। पुनीत, हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं, लगातार आप लोगों से बातें कर रहे हैं। 2 सवाल हैं, क्या लोगों के जहन में 1978 के उन काले दिनों की यादें अभी भी हैं? और अब जब मंदिर खुल रहा है, अब जब लोग आसानी से यहां आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो क्या उनके दिमाग में भावनाएं उमड़ रही है? क्या उनको थोड़ी बहुत शांति मिल रही कि कहीं ना कहीं अब वो अपने घरों को, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में वापस आ सकते हैं? संभल के लिए 1978 का साल बेहद काला अध्याय साबित हुआ था और उस दंगे ने लोगों को एक ऐसा जख्म दिया जिस पर चाहे कितने मरहम लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस जख्म के दर्द कभी कम नहीं होगा। और यही वजह है कि जिन जिन लोगों के घरों ने एक अपना शख्स खो दिया, वो आज भी उस काले दिन को याद करते हैं तो उनकी आंखों में अनायासी आंसू आ जाते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से दंगे में हिंसा का तांडव हुआ था, कैसे उनके घर परिवार के लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। और आज भी जब उन चीज़ों को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उस दंगे के बाद यहां संभल से हिंदुओं ने पलायन कर लिया था। 209 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी और जो मुरारी लाल का फड़ था, वहां पर छुपे हुए 24 हिंदुओं को निकालकर उनको मारने के बाद जला दिया गया था। कई लोगों को जिंदा भी जला दिया गया था। आलम यह था, लोगों की लाशें नहीं मिली थी। हर एक गांव से किसी ना किसी की हत्या हुई थी और लोगों ने अपने मृतक लोगों की जब लाश नहीं मिली तो उनके कपड़े की जो पुतला बना करके उसको उसके बाद ब्रिज घाट में उसका अंतिम संस्कार किया था। नौबत बिल्कुल, ये सारी यादें लोग शेयर भी कर रहे हैं। जब आप उनसे सवाल पूछ रहे थे तो हमने सुना कि कैसे उन पुरानी बातों को फिर से याद कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बात सर्वे की हो रही है, तो सर्वे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और जो ये सर्वे होना है उसमें अब आगे क्या होगा? क्योंकि ये भी जानकारी आई है कि आज सर्वे की टीम नहीं आएगी, तो कब आएगी? सर्वे कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, डीएम राजेंद्र पेंसिया ने इस मंदिर के सर्वे को लेकर के, इतिहास को लेकर के, इसका ये कितना पुराना है ये जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और उनसे कहा था कि आप निश्चित करें कार्बन डेटिंग करनी है या क्या क्या आगे के प्रोसीजर लेना है। जिसके बाद जो एएसआई की टीम थी उसने निश्चय किया था कि आज उनकी एक स्पेशल टीम यहाँ पर आएगी। 3 सदस्यीय टीम थी जो पूरे मंदिर का मौका मुआयना करेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है। मूर्तियां काफी प्राचीन है, दावा किया जा रहा है कि 400 साल से ज्यादा प्राचीन ये मंदिर है। तो आज बिल्कुल कई सारे दावे हैं और कई सारे सवाल हैं। जब एक बार सर्वे होगा, कुछ तथ्य सामने आएंगे तो इन दावों के बारे में भी पता चलेगा। पुनीत, जुड़े रहें हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और संभल से ये पुनीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। 40 साल बाद ये मंदिर खुल चुका है, लेकिन अब पूजा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। सुनिए, आपको सुनाते हैं। संभल में एक नेता के पूरा परिवार का एक अलग एम्पायर चलता था। वहाँ कुएं को ढाका गया, वहाँ पर इतनी हिंदुओं को मारा गया, कई हिंदुओं को मार के जला दिए थे। मारने के बाद जलाए गए, उसका संदेशा नहीं, आवाज़ नहीं, कभी कभी बोला नहीं गया। ये बहुत ही शॉकिंग है और ये कलेजा कांप उठने वाली बात है। मतलब मुझे नहीं पता था कि संभल में इतना कुछ इतिहास रहा और इतना डरावना इतिहास रहा वहाँ का। इस देश में आपसदारी और भाईचारा का पैगाम का स्थान था, गंगा जमुनी का केंद्र बिंदु था, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार के लोगों ने ये काम किया है और इसके पीछे सांप्रदायिकता। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, जिसने देश को जलने से बचा लिया है। इधर सांसद बर्क के घर बिजली मीटर का मामला सामने आया और सांसद का बिजली मीटर जांच के लिए भेजा गया है। कल सांसद के घर पर लगा था नया मीटर। पुराने मीटर में बिजली की खपत 0 यूनिट शो कर रही थी और इसी वजह से इसको जांच के लिए भेजा गया।
और सांसद वर्ग के घर में बिजली की खपत पिछले 5 महीने से 0 यूनिट है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये स्थिति कैसे है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बिग बॉल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि बिजली की खपत 0 यूनिट है। कैसे, देखिए यूनिट की बात करें, जियाउर रहमान के नाम से जो मीटर है उसमें देखिए 0 आ रहा है, जबकि बिल है 231 रुपए का। शफीकुर रहमान के नाम से जो बिल 249 यूनिट और 1865 रुपए उसका बिल है। आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो देखिए 186 यूनिट फिक्स होता है और 1347 रुपए का बिल आता ही आता है। तो सवाल यही इसीलिए पूछा जा रहा है कि ये जो मीटर रीडिंग जो 0 है, 0 है, इसके पीछे क्या बिजली चोरी के का कोई मामला बनता है? इसमें इसकी जांच की जा रही है। पुनीत हमारे साथ जुड़े। पुनीत, बड़े अगर देखा जाए एक सांसद के घर के बिजली मीटर को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन को किस बात का या बिजली विभाग को किस बात का शक है या क्या आशंकाएं हैं जिसके लिए इस मीटर की जांच की जा रही है? देखिए, ये जो पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके में 70 से 80% की बिजली चोरी की जा रही थी और इसीलिए जो तारों को बदला जा रहा था, मीटर को बदला जा रहा था। इन लोगों को शक था कि सांसद जी के घर पर भी बिजली की खपत है वो काफी कम है, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 महीनों में जो बिजली का बिल है वो 0 है, जबकि वहां पर 3 मीटर लगे हुए हैं। सांसद के नाम पर 1 मीटर है, जबकि एक उनके जो मरहूम दादा उनके नाम पर भी मीटर लगा हुआ है। जो सबसे ज्यादा पिछले 1 साल में बिजली की खपत हुई वो अप्रैल महीने में हुई थी 35 यूनिट मात्र, जबकि उनके घर में कई सारे एसी, कूलर और यहां तक कि एक बड़ा जनरेटर भी रखा हुआ है। बहुत बड़ा घर है। तो सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 5 महीने में आखिर बिजली का बिल 0 क्यों हुआ, जबकि सांसद जी के नाम पर 2 किलोवाट का जो है कनेक्शन है वो अलॉट किया गया है। तो अब जो 3 बिजली के मीटर थे उन तीनों को वहां से सील किया गया, उनकी जगह पर डिजिटल मीटर लगाया गया। अब इन 3 सील मीटर की जांच की जाएगी कि क्या इन मीटर के जरिए बिजली की पूरी तरीके से चोरी की जा रही थी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 5 महीने में 0 बिजली का बिल आया, तो कहीं ना कहीं कटिया चोरी या बिजली चोरी की तरफ इशारा जरूर किया जा रहा है। और कप्तान का भी कहना है कि बिजली विभाग अब इस पूरे मामले में जांच करेगा। शुक्रिया पुनीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और पुनीत की ये रिपोर्ट देख रहे थे आप संभल से। लेकिन अब वो 2 अहम खबरें जिन पर आप आज हमारी पूरी दिन नजर रहेगी। आज यूपी कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। इस ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। आज पंजाब में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें सबसे पहले कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन का कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी है। अजय राय को प्रशासन ने नोटिस दिया है और नोटिस में प्रदर्शन रोकने के लिए कहा गया है। नोटिस में धारा 163 लागू करने का हवाला भी दिया गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लखनऊ में विधानसभा के बाहर क्या व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी जारी किया और 163 धारा का हवाला देते हुए ये नोटिस दिया गया है। और कांग्रेस की ओर से आज विधानसभा घेराव की व्यापक तैयारी की गई है। कई जिलों के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए हैं। इस बीच पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को नोटिस भेजा है। इन नेताओं के घर पर शाम से ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। नोटिस के साथ ही कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस ने बैरिकेड किया तो अजय राय भड़क गए। बैरिकेड के पास पहुंचकर बयान दिया कि यूपी सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट पहुंचाना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने की साजिश कर रही है योगी सरकार। हमारे कांग्रेस के लोगों को मारना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं के पेट में घुस जाए, हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे घुस जाए, हमारे लोगों के पैर में घुस जाए। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं योगी सरकार का ये अत्याचार आज तक पहली बार ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये इस तरह की चीजें हो रही है। ये हत्या करना चाहती है। फिर भी हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक पाएंगी। हम पूरी ताकत के साथ अपना विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे और इसको हिला कर जाएंगे, हिला कर जाएंगे हम लोग। आखिर कांग्रेस ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा घेराव का ये प्लान है। किसान
अडानी बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के जरिए फर्जी एनकाउंटर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाएंगे। प्रदर्शन पर प्रशासन हाई अलर्ट हो चुका है और जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेताओं को पुलिस का नोटिस जारी किया जा चुका है। धारा 163 लागू करने की बात की गई है। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों की। पंजाब में आज ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे। पूरे पंजाब में किसान पटरियों पर धरना देंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और इससे यात्रियों को खासी परेशानी होने वाली है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक रेल रोको आंदोलन को लेकर पूरा पंजाब एकजुट हो गया। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल ट्रैक को अवरुद्ध किया जाएगा। पंधेर ने कहा कि इस दौरान करीब 200 जगहों पर ट्रेन रोकने का कार्यक्रम बनाया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने आज के रेल रोको आंदोलन पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो यहां से आवाज निकलती है उसके साथ पूरा 140 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं। 3 करोड़ पंजाबी, 2.5 करोड़ हरियाणा वासी, महापंजाब पूरा बोल रहा है इस समय। और हम देख रहे हैं जिस तरह से मोदी सरकार चुप्पी धार के बैठी हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर किसानों की आवाज पार्लियामेंट में उठा नहीं रहा है। जिस तरह से इतनी बड़ी मूवमेंट ऊपर चलेगी, पार्लियामेंट में चर्चा होती, सरकार बातचीत के लिए सीरियस नहीं है। तो किसानों का रेल रोको आंदोलन, यात्रियों को कहां हो सकती है टेंशन, जरा उस पर भी हम गौर करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर यह ऐलान किया गया है 12 से 3 बजे तक का वक्त दिया गया है और इसका असर 200 रेलवे ट्रैक्स पर पड़ने वाला है। इसकी आशंका जताई जा रही है, यानी कि यात्रियों को परेशानी होगी जो इन 200 ट्रेन में सफर, इन रूट्स पर सफर करने वाले हैं। तो पंजाब में ये स्थिति है आज के रेल रोको आह्वान की। और किसानों की मांग क्या है ये भी आपको बता देते हैं। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कीमत तय की जाए। तीसरा बड़ी बात आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए। आंदोलन में लगे मुकदमों को वापस लिया जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए और पेंशन भी दी जाए। फसल बीमा योजना प्रीमियम सरकार दे और मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाए और लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा मिले। मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए, 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाए और नकली बीज खाद पर सख्त कानून बनाया जाए और मसालों की खरीद पर आयोग का गठन भी किया जाए और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार दिया जाए। यहाँ तक कि मुफ्त व्यापार समझौते पर रोक लगा दी जाए। ये बड़ी बातें हैं जो किसान आंदोलन के द्वारा किसान मांग कर रहे हैं। चलिए और अब बात करते हैं राज्यसभा में संविधान पर हुई चर्चा की। अमित शाह ने 90 मिनट से ज्यादा के अपने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुए संशोधनों की याद दिलाई। बीच बीच में वो राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर चुटकी लेते रहे। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने आरोप लगाया। चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे
तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टिकरण की नीति थी। एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना था। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दुष्यंत कुमार की एक कविता के जरिए भी कांग्रेस पर तंज किया। आइए आपको सुनाते हैं। गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए। मैंने उसको नाम पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं संविधान। और अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। आप भी सुनिए। एक तरफ इंदिरा गांधी जी की तारीफ करे सो या अपना उनके कंडोलेंस में जो कहा था वो बोलते हैं, दूसरी तरफ रोज उठ के इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी परिवार को गालियां देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो चीज जब बोलना, जब कहना, वो उस वक्त इन्होंने नहीं कहा। आज सारी बातें झूठ रखकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और हर चीज मोदी जी, तो ये मोदी जी की तारीफ करने के लिए सदन में आए हैं और वो बोल रहे हैं। वो देश को एक दिशा, अच्छी दिशा दिखाने के लिए वो कभी बोले नहीं। और बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है कि नोएडा के एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में स्पाई कैमरा मिला है और पुलिस ने प्ले स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्ले स्कूल के टीचर के वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगाया गया था। बल्ब के होल्डर में छिपा था ये कैमरा, स्पाई कैमरा, और अब स्कूल के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक स्कूल के वॉशरूम में एक बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा लगाया गया था। हालांकि पुलिस को जब ये जानकारी मिली, पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख करता है। जितेंद्र, क्या कुछ अभी पुलिस के द्वारा पता लग पाया कि आखिरकार इसने क्यों लगाया था? क्या इस पे कार्रवाई हो सकती है? क्या कुछ अभी पुलिस बता रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये नोएडा के सेक्टर 70 के अंदर बना हुआ एक प्ले स्कूल है, जिसमें जानकारी मिली थी, जो शिकायत टीचर्स के द्वारा की गई कि उनको शक है कि एक बल्ब के अंदर हो सकता है कोई स्पाई कैम लगा हो, क्योंकि उस बल्ब का कोई भी तार का कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही वो बल्ब जलता है। तो जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उस बल्ब को उतारा गया तो पता चला कि उस बल्ब के अंदर ही स्पाई कैम लगा हुआ था। जिसके बाद जो डायरेक्टर था उस प्ले स्कूल का, उसको नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया। अवनीश साय उसका नाम है। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ अवनीश साय ने बताया कि दरअसल वो जो स्पाई कैम था, इसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बल्कि वो लाइव फुटेज इसकी देखा करता था। ये जो स्पाई कैम था, ये दरअसल उसने जो टीचर्स वॉशरूम को यूज करती थी उसके अंदर लगाया हुआ था। तो ये तमाम बातें अब तक अवनीश के द्वारा सामने आई हैं, लेकिन पुलिस उसके इन बयानों को पुख्ता कर लेना चाहती है। क्या किसी तरीके की रिकॉर्डिंग की गई या नहीं की गई, इसके बारे में भी आगे की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अवनीश है, जो कि इस प्ले स्कूल का डायरेक्टर, उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हमें बता रहे थे कि पुलिस लगातार उस डायरेक्टर से पूछताछ कर रही है, उसकी जितनी जानकारी है उसको वेरीफाई कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।
और आइए अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ से आई एक विचलित करने वाली तस्वीर। चंडीगढ़ में एक प्रेमी ने अनबन के बाद महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला पर चाकू से 8 से 10 वार किए पीड़ित महिला इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं भारत की हाइपरसोनिक पावर की। भारतीय नौसेना अब और भी ताकतवर बनने जा रही है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक पावर की वजह से दुश्मनों के लिए अब और ज्यादा घातक साबित होगी। इंडियन नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए अब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की तैनाती की जाएगी। अपनी मिसाइल शक्ति से भारत कैसे अब समंदर का सिकंदर बन गया है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब भारत होगा समंदर का सिकंदर। भारतीय नौसेना अब और होगी ताकतवर। भारत की समुद्री शक्ति ने चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। क्योंकि भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक पावर से दोनों जिगरी यारों को बहुत बड़ा खतरा है। समंदर में बढ़ती भारत की ताकत से चीन और पाकिस्तान इसलिए भी घबरा रहे हैं क्योंकि नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने के लिए अब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तैनात होने जा रही है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की इस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है, यानी चीन और पाकिस्तान के कई शहर सीधे इसके निशाने पर होंगे। यह मिसाइल पहले वॉरशिप पर, फिर परमाणु पनडुब्बी पर तैनात की जाएगी। भारत की इस हाइपरसोनिक शक्ति से चीन और पाकिस्तान के डरने की वजह को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर यह हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की सीमा पर रखकर दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। वहीं चीन से सटी सीमा पर रखकर इसे दागा जाए तो लगभग आधा चीन इसकी रेंज में होगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाजों को भस्म कर सकती है। भारत की नेवी के लिए 1500 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल डेवलप की जाएगी, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो पहले शिप से लॉन्च की जाएंगे। बाद में पनडुब्बियों को भी तैयार किया जाए, नई पनडुब्बी बनी उनको भी तैयार किया जा सकता है, तो उनको वर्टिकल लॉन्च के द्वारा उनको फायर किया जा सकता है। ये सब देखते हुए भारत की नेवी के लिए एक ताकत बहुत बढ़ गई। डिफेंस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा। बड़े प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के कारण युद्धपोत इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए सबसे अधिक माकूल है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से हमला किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा है। तेज स्पीड और लो ट्रेजेक्ट्री यानी कम ऊंचाई पर उड़ान इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत है। इस वजह से इन्हें किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग मुश्किल है। इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 480 किलोग्राम के परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में हाइपरसोनिक मिसाइलें सब सोनिक क्रूज मिसाइलों से ज्यादा घातक होती हैं। अपनी हाई स्पीड की वजह से हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा विध्वंसक भी होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में रास्ता बदलने में भी माहिर होती हैं। इसकी वजह से ये जगह बदल रहे टारगेट को भी निशाना बना सकती है। इस अद्भुत क्षमता की वजह से इनसे बच पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है। 7000 किलोमीटर से ज्यादा भारत की कोस्ट लाइन, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना।
ऐसे में जरूरत है कि एक अत्याधुनिक नेवी हो हमारे पास, जो कि दुश्मन पर सटीक मार करने में सक्षम हो, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने में सक्षम हो। ऐसे में इसका जवाब है हाइपरसोनिक मिसाइल। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें काफी अहम मानी जाती हैं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये दुश्मन को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का वादा रखती है। 3, 2, 1, now। हाल ही में हाइपरसोनिक पावर वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। 3 महा मिसाइल बनाकर भारत अब मिसाइल पावर में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत की इस नई मिसाइल पावर का श्रेय डीआरडीओ को जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर डीआरडीओ लंबे समय से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से भी तेज होती हैं। डीआरडीओ की यह हाइपरसोनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा रूस के सहयोग से हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम हो रहा है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी, जबकि स्पीड ध्वनि से करीब 8 गुना ज्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 का भी जल्द परीक्षण होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना हाइपरसोनिक ताकत को जल्द से जल्द अपनी ऑपरेशनल रणनीति में शामिल करेगी। युद्धपोतों और पनडुब्बियों में 1500 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को जब शामिल कर लिया जाएगा तो इंडियन नेवी की ताकत दुश्मनों के लिए और ज्यादा घातक हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से तकरीबन 5 गुना से भी तेज जाती हैं, जो भारत जो डेवलप कर रहा है निर्भय, वो तकरीबन 6200 किलोमीटर तक जाती है। साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए सबसोनिक मिसाइल भी डेवलप की जा रही है, जो 1000 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ऑपरेशंस के दौरान भारतीय नौसेना के दूसरे वेपन सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। इसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल होंगी, जो लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती हैं। साल 2036 तक जब नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेशनल होगी, तब भारतीय नौसेना सतह और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों की एक प्रभावशाली रेंज से लैस होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेवी की रणनीतिक पहुंच और दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। शिप से भी फायर करने में और पनडुब्बी से फायर करने में फायदा ये है कि पाकिस्तान और चीन दोनों को चिंता रहेगी कब कहां से किस प्रकार का हमला उनके ऊपर हो जाए। नवंबर और दिसंबर के महीने में भारत की मिसाइल शक्ति के प्रदर्शन से दुनिया भी हैरान है। हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास के अलावा सबमरीन से लॉन्च होने वाली 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत की रणनीतिक तैयारी से चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद है। भारत को असली खतरा चालबाज चीन से है, इसलिए भारत ने फैसला लिया है कि चीन या किसी अन्य दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाए। भारतीय नौसेना का मानना है कि भारत की एक स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2036 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी 2 साल के भीतर नेवी को मिल जाएगी। जाहिर है इन तैयारियों से भारतीय नौसेना की पानी के अंदर युद्ध की क्षमताएं बढ़ेंगी। हालांकि भारत का लक्ष्य युद्ध नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखना और दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना है। अंजू निर्माण के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।